बैक टू जिगर ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पार्ट 10। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो शुरू हुआ था फ्रांस में, वो अपने लास्ट फेज तक पहुंच गया था और डायरेक्टरी के फॉर्मेशन के बाद वहां पे जब डायरेक्टरी कोलैप्स हुई और नेपोलियन को एक स्पेस मिला एंटर करने के लिए, नेपोलियन आ गया रूल में, इसके बाद वहां का रेवोल्यूशन अपने एंड फेज पे पहुंच गया और इसके बाद मैंने बताया था कि रेवोल्यूशन खत्म हो चुका था। अब इसके बाद हमें सोसाइटी के कुछ सेक्शंस के बारे में पढ़ना है कि वुमेन का क्या रोल रहा ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, स्लेव्स का क्या रोल रहा ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो इसके आगे जो भी स्टोरी पढ़ोगे उसको इसके आगे कंटिन्यू मत करना। अब क्या है, जैसे यहाँ पे पढ़ेंगे हम कि वुमेन्स रिवॉल्यूशन, वुमेन का रिवॉल्यूशन जो था उसके बारे में स्टोरी पढ़नी है। तो ये स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक का ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन व्हाट वर द हाउ वुमेन वर पार्टिसिपेटिंग इन द रिवॉल्यूशन, इस चीज के बारे में पढ़ेंगे कि वुमेन का क्या कंडीशन था, किस तरीके से उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो ये स्टोरी के टाइमलाइन के बीच की बात होगी। ठीक है, देखो आज के लेक्चर में हमें क्या शुरू करना है, तो वुमेन रिवॉल्यूशन। वुमेन रिवॉल्यूशन मीन्स कि क्या वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था रिवॉल्यूशन में, अगर किया था तो कैसे किया था और वो क्यों किया था। ठीक है, देखो जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था, ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन व्हेन मेन वर बिजी इन द रिवॉल्यूशन, स्ट्राइक कर रहे थे। अभी आपने देखा कि नेशनल असेंबली जब फॉर्म हुई थी तो टेनिस कोर्ट पे जाके कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहे थे, फ्रेम कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। तो उस टाइम पीरियड के बीच में जो है, जो वुमेन थी घर संभालने का काम वुमेन कर रही थी और अदर जो भी नेसेसिटीज थी घर की वो वुमेन फुलफिल कर रही थी, क्योंकि मेन तो बिजी थे बाहर के काम पे, स्ट्राइक वगैरह पे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हो कि मेन के पीछे बैक सपोर्ट वुमेन का था, वुमेन पीछे से मैन को सपोर्ट कर रही थी। तो कह सकते हो कि वुमेन का एक एक्टिव रोल था, एक इंपॉर्टेंट रोल था और एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल था। ठीक है, क्या वुमेन वर पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब क्यों कर रही थी ये, क्यों इतना एक्टिवनेस दिखा रही थी? तो इसका रीजन था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले उनकी स्थिति बहुत पुअर थी, देयर सिचुएशन वर वेरी माइजरेबल पुअर। ठीक है, उनकी स्थिति, उनकी जो सिचुएशन थी सोसाइटी में वो बहुत पुअर थी, बहुत माइजरेबल थी, जिसकी वजह से वो चाहती थी कि अगर हमने उन्हें लगता था कि अगर हमने एक्टिवली इस रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया तो हो सकता है कि आगे चल के हमारी कंडीशन में कुछ इंप्रूवमेंट आए। इस वजह से अपनी कंडीशन में इंप्रूवमेंट के एक्सपेक्टेशन को लेके उन्होंने उस रेवोल्यूशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, पूरे मन से पार्टिसिपेट किया। क्या है पॉइंट? एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द बिगिनिंग, शुरू में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट की। क्योंकि दे एक्सपेक्टेड देयर कंडीशंस टू बी इम्प्रूव, वो चाहती थी कि उनकी जो कंडीशन है प्रेजेंट में वो इम्प्रूव है। कौन सी कंडीशन, क्या ऐसी कंडीशन थी जो वो इम्प्रूव करना चाहती थी? तो मोस्ट ऑफ द थर्ड स्टेट की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेट जो था वो बेसिकली प्रॉस्पेरस सेक्शन था, उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं थी। दिक्कतें किसे थी? वो था बेसिकली थर्ड स्टेट के लोगों को। तो मोस्ट ऑफ द थर्ड स्टेट वुमेन वर्कड फॉर लिविंग का मतलब अपने जीवन की जो लाइफ की जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उनको फुलफिल करने के लिए, जीवन यापन के लिए कुछ काम करती थी। क्या काम करती थी? तो एज ए लॉन्ड्रेस का मतलब लॉन्ड्री का जो काम होता है, कपड़े की धुलाई वगैरह, ठीक है, धुलाई, उसके बाद प्रेस वगैरह करना, ये सब काम जो कपड़ों से रिलेटेड होता है ये लॉन्ड्री का काम होता है बेसिकली। तो लॉन्ड्रेस की तरह काम करती थी। सेकेंड, सेलर में क्या आ जाएगा? तो फ्रूट सेलर, वेजिटेबल सेलर, फ्लावर सेलर एंड ऑल। ठीक है, तो वर्कड एज लॉन्ड्रेस, सेलर एंड एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट इन द हाउस ऑफ प्रॉस्पेरस सेक्शन मतलब रिच पीपल डायरेक्टली कह सकते हो। तो एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट, घरेलू नौकर की तरह उनके घरों पे काम किया करती थी। किनके घर पे? तो इन द हाउसेस ऑफ प्रॉस्पेरस सेक्शन। क्या तीन है? द वुमेन ऑफ थर्ड स्टेट वर्कड फॉर लिविंग एज लॉन्ड्रेस, सेलर एंड एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट इन द हाउसेस ऑफ प्रॉस्पेरस सेक्शन। ये तो उनकी सिचुएशन थी जिसको वो इंप्रूव करना चाहती। और क्या थी प्रॉब्लम? तो और प्रॉब्लम थी डिड नॉट हैव द एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। इनके पास ना ही एजुकेशन का एक्सेस था, राइट था, ना ही जॉब ट्रेनिंग की राइट थी। अब देखो अभी हमारा क्या है, जो भी हम जॉब वगैरह करते हैं वो दो तरीके से मिल सकता है, या तो हमारे पास एजुकेशन हो, उसकी क्वालिफिकेशन हो, या फिर उसकी हम प्रैक्टिस किए हो, हमारे पास एक्सपीरियंस हो। वहां पे वुमेन को ना ही एजुकेशन का राइट था और ना ही एक्टिवली ट्रेनिंग करने की राइट थी। ट्रेनिंग का मतलब कि जॉब जो भी काम करना है उन्हें उसको सीखने के लिए ट्रेनिंग करने की भी परमिशन नहीं थी। तो क्या पॉइंट है? डिड नॉट हैव द एक्सेस टू एजुकेशन और
जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, डिप्राइव्ड ऑफ द वोटिंग राइट्स, उन्हें वोटिंग राइट्स भी नहीं मिला था। पूरे रेवोल्यूशन में आपने पढ़ा, इनफैक्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद भी आप देखोगे कहीं पे वुमेन को राइट नहीं मिला था, वोटिंग राइट, ठीक है। तो ये सारी जो सिचुएशन थी इसको वो इम्प्रूव करना चाहती थी और उन्हें लगता था कि अगर हम इस रिवॉल्यूशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो उनकी सिचुएशन इंप्रूव हो सकती है। अब देखो क्वेश्चन एक इस तरीके से आता है कि व्हाट वर द कंडीशन ऑफ वुमेन बिफोर एंड आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, पहले और बाद में क्या सिचुएशन थी। तो ये आपकी हो गई कि पहले क्या सिचुएशन थी, और भी 2-4 पॉइंट आप अपने से लिख सकते हो, बेसिक पॉइंट्स। फिलहाल ये हो गया कि व्हाट वर द कंडीशन ऑफ द वुमेन बिफोर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो, टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट, अपनी जो फायदे की चीजें हैं, अपनी जो भी डिमांड है उसको रेज करने के लिए, उसके लिए उसको आवाज देने के लिए दे स्टार्टेड फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल क्लब्स, उन्होंने पॉलिटिकल क्लब्स बनाना शुरू किया, एंड स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स। पॉलिटिकल क्लब्स मतलब देखो, जैकोबिन्स क्लब का नाम सुने हो, बीच में क्या ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन मेन लोग को ये क्लब वगैरह फॉर्म करने की राइट मिल चुकी थी। मेन नहीं, पूरे सोसाइटी में क्लब फॉर्मेशन शुरू हो चुका था। तो जिस टाइम मेन क्लब्स बना रहे थे उस टाइम वुमेन भी क्लब का फॉर्मेशन शुरू कर दी थी। लगभग उस टाइम पे 60 वुमेन क्लब था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ड्यूरेशन में 60 वुमेन क्लब था। जिस तरीके से मेन में जैकोबिन्स क्लब सबसे फेमस क्लब था, उसी तरीके से वुमेन में सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन, सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन एक वो था, पॉलिटिकल क्लब था जो उस टाइम सबसे फेमस था, ठीक है। तो इन लोगों ने अपनी आवाज को उठाने के लिए, टू डिमांड एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट, दे स्टार्टेड फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल क्लब्स एंड स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ये सारी चीजें क्यों कर रहे थे वो, उन्हें लगता था कि अगर सोसाइटी में कोई चेंज आया इस रेवोल्यूशन से तो इनकी कंडीशन इंप्रूव की जाएगी और जो भी इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन वगैरह होता है वो सही होगा। बट हुआ क्या, 1791 में जब सोसाइटी थोड़ी सी बदली, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जब आया और फ्रांस जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बनने लगा, तो उस टाइम पे जो वोटिंग राइट का क्राइटेरिया चूज किया गया उसमें एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन का कॉन्सेप्ट आया। तो मैंने बताया था कि एक्टिव सिटीजन में पहला पॉइंट था ओनली मेन, वुमेन को वहां पे कंसीडर ही नहीं किया गया कि सोसाइटी में वुमेन भी रहती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि वुमेन को पैसिव सिटीजन की कैटेगरी में डाल दिया गया, पैसिव सिटीजन बना दिया गया, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रेड्यूस्ड देम टू पैसिव सिटीजन, उन्हें पैसिव सिटीजन में बता दिया। इससे क्या हुआ, वुमेन्स गॉट डिसअपॉइंटेड, ऑफ कोर्स निराश हो जाएंगी। उन्हें जिस चीज की एक्सपेक्टेशन थी कि अब हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो क्योंकि हम भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट स्टिल वहां पे इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, इन्हें कंसिडर ही नहीं किया गया वोटिंग राइट्स के लिए, ठीक है। तो दे गॉट डिसअपॉइंटेड एंड अगेन रेज देयर डिमांड। अब डिमांड क्या की, तो डिमांडेड राइट टू वोट, अब उन्हें वोटिंग का राइट चाहिए था, इसके लिए उन्होंने आवाज उठाया, राइट टू वोट, इलेक्शन टू द असेंबली। अभी जो नेशनल असेंबली फॉर्म हुई थी उसमें सिर्फ मेन पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो दे डिमांडेड दैट दे शुड बी इलेक्टेड टू द असेंबली, कि इन्हें भी असेंबली में इलेक्ट किया जाए, एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिसेस, ये भी पॉलिटिकल ऑफिसेस में जाना चाहती थी, मींस राजनीति में जाना चाहती थी, ठीक है। तो ये आपने देखा कि इसके पहले क्या सिचुएशन थी वुमेन की बिफोर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन और उन्होंने पार्टिसिपेट क्यों किया था, और पार्टिसिपेट करने के बाद फर्स्ट फेज ऑफ रिवॉल्यूशन में वुमेन के साथ क्या हो रहा था। जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसने वुमेन को पैसिव सिटीजन में रेड्यूस तो कर दिया था, पर उसके बाद उस रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के द्वारा सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस लाए गए, जिसमें से कई ऐसे चेंजेस थे जो फीमेल के वुमेन के वेलफेयर के लिए थे, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस थे। चेंजेस ब्रॉट बाय रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, ठीक है। पहला था क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल, स्टेट स्कूल का क्रिएशन किया जिसमें वुमेन को एजुकेशन का राइट दिया गया। सेकंड, कंपलसरी स्कूलिंग फॉर ऑल गर्ल्स, अभी तक गर्ल्स आराम से घर पे बैठी हुई थी, पढ़ाई की कोई टेंशन नहीं थी उन्हें, लेकिन अब कंपलसरी कर दिया गया था एजुकेशन फॉर ऑल गर्ल्स, ठीक है। तो अभी तक जहां पे आपने देखा था कि दे वर डिनाइड फ्रॉम गेटिंग एजुकेशन, दे हैव नो एक्सेस टू एजुकेशन, नाउ दे आफ्टर द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल एंड आफ्टर द education was made compulsory for all girls,
दे गेट एक्सेस टू एजुकेशन, अब उन्हें एजुकेशन मिलने लगा था। क्या दो पॉइंट थे? क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल एंड सेकेंड पॉइंट कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल गर्ल्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट, कुड नॉट बी फोर्स्ड इन टू मैरी, कुड नॉट बी फोर्स्ड टू मैरी अगेंस्ट देयर विल। पहले क्या था कि अगेंस्ट देयर विल दे वर फोर्स्ड टू मैरी, उनके घर वाले या अदर पर्संस जो भी फादर एंड ऑल थे वो उन्हें फोर्स करके उनके विल के अकॉर्डिंग नहीं, अगेंस्ट देयर विल, उनकी इच्छा के विरुद्ध जाके उनकी शादी करवाते थे। बट नाउ मैरिज वॉज could not to be forced to marry against their will, मीन्स अपने इच्छा के विरुद्ध जाके उनकी शादी नहीं करवाई जा सकती थी। नेक्स्ट, डाइवोर्स वॉज मेड लीगल, अभी तक डिवोर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, डिवोर्स लीगल नहीं था, बट अभी तक क्या था, अगर आपने शादी कर ली तो यू हैव टू बी देयर फॉर लाइफ टाइम, ठीक है। बट नाउ डिवोर्स वॉज मेड लीगल एंड कैन बी फाइल्ड बाई बोथ मेल एंड फीमेल, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों के पास राइट दिया गया टू फाइल द डिवोर्स, ठीक है। नेक्स्ट, मैरिज वॉज मेड इनटू कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि सीधा कह सकते हो एक लॉ बना दिया गया। मैरिज वॉज मेड इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड फ्रीली, मीन्स इसमें फ्रीली आप एंटर कर सकते हो इस कॉन्ट्रैक्ट में। फ्रीली का मतलब कि अपने इच्छा के अनुसार, अपने विल के अकॉर्डिंग आप इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो, ठीक है। मैरिज वॉज मेड इनटू कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड फ्रीली, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप फ्रीली एंटर कर सकते हो। मैरिज वॉज मेड इनटू कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर द सिविल लॉ। रजिस्टर्ड मैरिज अब होता है, अब अगर आप कहीं पे आपको जरूरत पड़ती है तो रजिस्टर्ड मैरिज का सर्टिफिकेट होता है, कोर्ट मैरिज जो है उसका सर्टिफिकेट जरूरत पड़ती। तो ऐसे उस टाइम पे पहले क्या था, मैरिज होती थी पर कोई रजिस्टर्ड नहीं होता था, कहीं पे उसकी रजिस्ट्री वगैरह नहीं होती थी, ऑफिशियल कहीं पे डाटा नहीं होता था। बट नाउ मैरिज वॉज मेड इनटू कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड फ्रीली एंड वॉज रजिस्टर्ड अंडर द सिविल लॉ, सिविल लॉ में अब उसको रजिस्टर किया जाने लगा। एंड अलाउड टू ट्रेन, जो पॉइंट आपने देखा था कि दे वर डिनाइड फ्रॉम गेटिंग जॉब ट्रेनिंग, जॉब ट्रेनिंग भी उन्हें नहीं मिलता था, एजुकेशन तो था ही डिनाइड, जॉब ट्रेनिंग भी डिनाइड था। तो दे वर अलाउड टू ट्रेन फॉर जॉब्स, जॉब्स के लिए अब उन्हें ट्रेनिंग दी जाने लगी, वो अब जॉब्स के लिए ट्रेनिंग ले सकती थी। कुड बीकेम आर्टिस्ट, आर्टिस्ट बन सकती थी, और कैन रन स्मॉल बिजनेस, चाहे तो अपना स्मॉल बिजनेस भी चला सकती थी। मीन्स आपने देखा कि जितनी भी प्रॉब्लम्स थी पहले सोसाइटी में, लगभग उन सबका सॉल्यूशन निकाल दिया गया था एक्सेप्ट द वोटिंग राइट्स। अभी भी उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं मिली थी, और पूरे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान भी उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं मिली। अब देखो ये सारा क्या है, तो मैंने बताया था क्वेश्चन कैसे पूछता है कि वुमेन सिचुएशन ऑफ या कंडीशन ऑफ वुमेन बिफोर एंड आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वो कंडीशन था बिफोर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, और ये कंडीशन है आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। अब यहां से भी आप कुछ पॉइंट निकाल सकते हो कि डाइवोर्स वाज इलीगल, देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवोर्स, कुड नॉट वुमेन वर फोर्स्ड टू मैरी अगेंस्ट देयर विल, ये भी पहले के पॉइंट में लिख सकते हो। तो ऐसे पॉइंट्स आप इंक्रीज कर सकते हो। तो आपका एक क्वेश्चन क्लियर है कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ वुमेन बिफोर एंड आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्लियर। नाउ अब देखो ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर, ये कब की बात है पूरी, ये लॉ कब आया था 1791 के आसपास, जब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो उस टाइम पे ये सारी चीजें हुई थी। अब देखो ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर, जब रॉबर्टसपियर का टाइम आया, रेन ऑफ टेरर आया, तो अब ये लोग, तो मैंने बताया कि अपनी डिमांड ला रही थी, वोटिंग राइट्स वगैरह मांग रही थी। तो रेन ऑफ टेरर में क्या था कि कोई भी जो भी वहां पे रूलर था, मैक्सिमिलियन रॉबर्टसपियर, उसके अगेंस्ट आवाज नहीं उठा सकता था। तो रॉबर्टसपियर ने इनकी आवाज को दबाने के लिए क्या किया, ऑर्डर्ड क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब, जितने भी वुमेन की क्लब थे, ठीक है। वुमेन्स क्यों बोल रहा हूं, वुमेन्स यहाँ पे प्लूरल नंबर वाला वुमेन्स नहीं है, वुमेन्स का मतलब कि वुमेन का, ठीक है। तो क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब, जितने भी औरतों की क्लब्स थी, पॉलिटिकल क्लब्स जो उन लोगों ने बनाई थी, उन्हें अब क्लोजर का ऑर्डर दे दिया गया, बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया। बैंड देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज, वो जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज करती थी, जैसे स्ट्राइक वगैरह और अपनी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए जो भी रेज देयर वॉइसेस, जो भी एक्शन लेते थे, उन सबको बैन कर दिया गया। दे वर नॉट अलाउड टू टेक एनी एक्शन, ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन्हें करने की राइट नहीं थी अब। एंड मेनी वर अरेस्टेड एंड एग्जीक्यूटेड फॉर ट्रीजन, बहुत सारे वुमेन्स को जो वुमेन को जो वहां पे उस टाइम पे आवाज उठाती थी, जैसे इन लोगों का जो पॉलिटिकल क्लब था उसकी बेसिकली जो लीडर्स थी, यहाँ कह सकते हो कि मेनी प्रोमिनेंट वुमेन
वर अरेस्टेड एंड एग्जीक्यूटेड फॉर ट्रीजन, देशद्रोह के इल्जाम में उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया था। रॉबेस्पियर कैसे एग्जीक्यूट करता था? गिलोटिन कर देता था। ठीक है, तो देखो रेन ऑफ टेरर ये पूरा था रेन ऑफ टेरर के पहले का 1791 से जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब से 1793 तक का कॉन्सेप्ट। अब यहां से रेन ऑफ टेरर का समय शुरू होता है। तो रेन ऑफ टेरर में क्या क्या एक्शन लिया गया? उनके सारे क्लब्स बंद कर दिए गए, उनकी सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज बंद कर दी गई एंड मेनी वर अरेस्टेड एंड एग्जीक्यूटेड फॉर ट्रीजन। अब देखो जब 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ठीक है, तो उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे शुरू हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मेन एंड सिटीजन, मेन और सिटीजन के राइट से डिक्लेयर हुआ था, शुरू हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन। उसके जस्ट बाद 1791 में ही एक नाम आता है आपका OLYM ओलम्पे डी गौजियस। ओलम्पे डी गौजियस, ओलम्पे डी गौजियस कौन थी? ये एक प्ले राइटर थी, स्टोरी वगैरह लिखती थी, प्लेज वगैरह लिखती थी। ठीक है, तो ये एक प्ले राइटर थी। इन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की। उस बुक में इन्होंने सेम उसी तरीके से, जिस तरीके से डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन था, उसी तरीके से डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन लिखा। क्या? डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन एंड डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन लिखा और इसको पब्लिश किया। 5 सितंबर 1791 में इनकी ये बुक पब्लिश हुई थी और तब से लेके 1793 मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का टाइम आते आते बहुत ज्यादा ये फेमस हो गया, लोगों के बीच में, वुमेन के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। ठीक है, इनकी ये बुक बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी और जिसने बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस किया, वुमेन को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया टू रेज देयर वॉइस। जिसके बाद रॉबेस्पियर जब आया 1793 से, जब रॉबेस्पियर का टाइम शुरू हुआ तो इन्हें अरेस्ट किया गया और एग्जीक्यूट किया गया। किसके लिए? ट्रीजन के लिए, ताकि क्योंकि ये भड़का रही थी लोगों को, ऐसा माना गया। ठीक है, तो इनको शायद 3 नवंबर 1793 को इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया फॉर ट्रीजन। क्या हुआ था? ओलम्पे डी गौजियस एक प्ले राइटर थी और इन्होंने अपनी एक बुक में पब्लिश किया था, एक बुक इन्होंने पब्लिश की थी 5 सितंबर 1791 को। उसमें उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन लिखा था, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ अमंग द वुमेन इन दैट टाइम, इन दैट एरा। उस टाइम के वुमेन के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। जिसके बाद 1793 में, ठीक है, 3 नवंबर 1793, एग्जैक्ट डेट एक बार क्लेरिफाई कर लेना। ठीक है, 3 नवंबर 1793 में इन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया। एग्जीक्यूट क्यों किया गया? क्योंकि ये लोगों को भड़का रही थी फॉर द ट्रीजन। अब देखो इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, ये सारी चीजें आपने देख ली। अब फाइनली जो वोटिंग राइट है, तो वो तो अभी तक कहीं पे कॉन्सेप्ट ही नहीं आया था वुमेन के वोटिंग राइट का। तो फाइनली वोटिंग राइट वुमेन्स को कब मिला? तो ये मिला था 1946 में। ये फ्रांस की बात हो रही है। फाइनली इन 1946 वुमेन इन फ्रांस गॉट देयर वोटिंग राइट्स। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द वुमेन रिवॉल्यूशन। वुमेन ने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया था रेवोल्यूशन में, उनकी क्या इंपॉर्टेंस थी और वो उनका क्या एक्सपेक्टेशन था, क्यों उन्होंने पार्टिसिपेट किया, ये सारी चीजें इसमें हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है इसमें का? तो व्हाट वाज द कंडीशन बिफोर एंड आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।